सहारा इंडिया में पैसा लगाने वाले के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? इतना बड़ा सिस्टम कैसे कोलैप्स हुआ? और क्या आज भी लोगों को उनका पैसा मिल पाएगा या ये सिर्फ इंतजार बनकर रह गया? सोचिए, आपने सालों तक अपने मेहनत की कमाई बचाई, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया इस उम्मीद में कि भविष्य सिक्योर होगा, और फिर एक दिन पता चला आपका पैसा फंस गया। एक समय था जब सहारा इंडिया छोटे शहरों और गाँवों में भरोसे का नाम बन चुका था। लाखों लोग इसे सेफ मानते थे, एजेंट घर घर जाकर इसकी स्कीम समझाते थे और लोग बिना सवाल किए इन्वेस्ट कर देते थे। धीरे धीरे ये सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि करोड़ों लोगों का पैसा इसमें आने लगा। एक मैसिव नेटवर्क तैयार हो गया जहां हर कोई ग्रोथ देख रहा था। लेकिन फिर सवाल उठने लगा, क्या सब कुछ रूल के हिसाब से चल रहा था? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने कुछ स्कीम पर कंसर्न जताया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। फिर आया वो मोमेंट जब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट ने सहारा को इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने का आदेश दिया। लेकिन यही से शुरू हुई असली कंफ्यूजन। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन रिफंड प्रोसेस इतना आसान नहीं था। डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, क्लेम्स, सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि कई लोग आज भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो पैसा कहीं अटक गया या सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग निकाल ही नहीं पा रहे हैं। सच जो भी हो, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जो अपनी कमाई को सुरक्षित समझकर इन्वेस्ट करता है। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन गलत जगह फंस जाए तो उसे वापस पाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। यह कहानी शुरू होती है इंडिया के छोटे शहरों और गाँव से, जहाँ बैंक तक पहुँचना हर किसी के लिए आसान नहीं था। लोगों के पास सेविंग्स तो थी, लेकिन ऑप्शन लिमिटेड थे, और ऐसे में उन्हें चाहिए था एक भरोसेमंद जगह। यही पर एंट्री होती है सहारा इंडिया की, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने लगा। एजेंट घर घर जाते थे और लोगों से बात करते थे और उन्हें सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट स्कीम समझाते थे। छोटा छोटा पैसा जमा करो और फ्यूचर सिक्योर बनाओ। ये आइडिया लोगों को कनेक्ट कर गया। कोई डेली 100 जमा कर रहा था, कोई महीने का थोड़ा हिस्सा, और धीरे धीरे ये छोटे अमाउंट एक बहुत बड़े पूल में बदलने लगा। सब कुछ सही लग रहा था, रिटर्न्स का प्रोमिस, नेटवर्क का भरोसा, और आसपास के लोग भी वही कर रहे थे। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी चीज थी जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। क्या ये पूरी सिस्टम सही तरीके से रेगुलेटेड था? शुरुआत में सब स्मूथ दिखता है, लेकिन हर एक बड़ी स्टोरी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और सहारा की कहानी में वो टर्निंग पॉइंट बहुत जल्द आने वाला था। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ लग रहा था, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था और भरोसा भी। लेकिन हर तेजी से बढ़ते सिस्टम के साथ एक रिस्क भी आता है, और सहारा के केस में सबसे पहले नोटिस किया SEBI ने। SEBI ने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्कीम के डॉक्यूमेंट्स और उनका स्ट्रक्चर पूरी तरह क्लियर नहीं था। यानी जो पैसा लोगों के लिए लिया जा रहा था, उसकी नेचर और रूल को लेकर सवाल उठने लगे। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। SEBI ने सहारा से डिटेल्स मांगी, इन्वेस्टर्स कौन हैं, रिकॉर्ड क्या है, और पैसा किस प्रोसेस से कलेक्ट हुआ। लेकिन जैसे जैसे वेरिफिकेशन आगे बढ़ा, चीजें सिंपल होने की बजाय और कॉम्प्लेक्स होती गई। क्योंकि रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत बड़ी थी और रिकॉर्ड को वेरीफाई करना आसान नहीं था। कई जगह डाटा मैच करना मुश्किल हो रहा था, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे और प्रोसेस अनक्लियर लग रहा था। अब सवाल सिर्फ कंप्लेंट्स का नहीं था, सवाल था ट्रांसपेरेंसी का। क्या सिस्टम पूरी तरह रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में चल रहा था, या कुछ ऐसा था जो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था? एक तरफ कंपनी अपनी बात रख रही थी, दूसरी तरफ रेगुलेटर्स क्लैरिटी चाहते थे, और इसी बीच कंफ्यूजन बढ़ता गया। ये मामला अब इतना बड़ा हो चुका था कि ये सिर्फ इंटरनल इशू नहीं था, ये बन गया था एक नेशनल लेवल कंसर्न, जहां लाखों इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली जुड़ चुके थे। और जब सवालों के जवाब आसान नहीं मिले तो मामला बढ़ता गया, और आखिरकार ये इशू पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक, जहां से आने वाला था सबसे बड़ा फैसला। और यही से कहानी ने लिया सबसे बड़ा टर्न। कोर्ट ने सहारा को क्लियर निर्देश दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों करोड़ रुपए जमा थे, जिन्हें रिफंड प्रोसेस के थ्रू लौटाया जाना था। लेकिन यही से शुरू हुई असली कॉम्प्लेक्सिटी। पैसा वापस करने के लिए जरूरी था इन्वेस्टर्स की सच्ची पहचान, जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स और वैलिड क्लेम्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े लेवल पर डाटा को वेरीफाई करना आसान नहीं था। कई केस में डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे थे, या क्लेम पूरी तरह क्लियर नहीं था, और इसी वजह से रिफंड प्रोसेस स्लो होता चला गया। कुछ लोगों का पैसा मिला, लेकिन कई इन्वेस्टर आज भी इंतजार कर रहे हैं। क्या पैसा खत्म हो गया, या सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा? ऑफिशियली रिफंड के लिए प्रोसेस बनाया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चैलेंज बने रहे। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं रहती, ये बन जाती है उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट की थी। कोर्ट का फैसला आ गया, प्रोसेस भी शुरू हो गया, लेकिन जर्नी अभी भी पूरी नहीं हुई।
क्योंकि कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इंसान सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। सहारा इंडिया की ये कहानी हमें एक सिंपल बात सिखाती है, पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, उसे सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेरीफाई करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज फैसला आपका है, आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे या समझकर। अगर आपको ऐसे ही रियल स्टोरी समझनी है जहां पैसा, रिस्क, रियलिटी तीनों सामने आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली स्टोरी और भी शॉकिंग हो सकती है।